भारत सरकार ने नागालैंड को एक बार फिर से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है। मार्च 2026 तक ये फैसला लागू रहेगा। होम मिनिस्ट्री के ताजा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नागालैंड की सिचुएशन इतनी अनस्टेबल और डेंजरस बनी हुई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती जरूरी हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी और डेंजर इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स कहाँ रही हैं, तो ज्यादातर लोग जम्मू एंड कश्मीर का नाम लेंगे, लेकिन ये जवाब पूरी तरह सही नहीं है। असल जवाब नागालैंड है। नागालैंड की इंसर्जेंसी प्रॉब्लम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी इंसर्जेंसीज में से एक मानी जाती है। ये आंदोलन भारत की आजादी से भी पहले शुरू हो चुका था, अलग नागालैंड की मांग के साथ। इसी वजह से नागालैंड के हालात दशकों से पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। हिंसा, तनाव और सुरक्षा का माहौल बार बार लौटता रहा। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने नागा पीस अकॉर्ड की पहल की। लास्ट टाइम सरकार ने 2015 और 2019 में ट्राई किया था, लेकिन अब तक ये समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, क्योंकि उसके डिमांड में से एक डिमांड अलग झंडा और अलग संविधान का भी है। उधर नागालैंड की एक इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन NSCN-K पर सरकार ने 5 साल का बैन और बढ़ा दिया है, यानी 2030 तक। 2020 से 2025 तक नागालैंड के स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस में 13 अंडरग्राउंड कैडर मारे गए। इस दौरान 71 केस दर्ज हुए, 56 चार्जशीट फाइल की गई और 35 कैडरों पर मुकदमा चलाया गया। 85 को गिरफ्तार किया गया और 69 ने सरेंडर किया। इसके अलावा इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन के ठिकानों से 69 हथियार, IED और लगभग 800 ग्राम विस्फोटक भी बरामद किए गए। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2025 को ही NSCN-IM के चीफ कहे जाने वाले ट्विंगलन मुइवा, जो एक अलग देश जिसमें असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड देश बनाना चाहते हैं, वही मुइवा लगभग 61 साल बाद अपने गांव गए और वहां से उन्होंने एक स्पीच दी। इस स्पीच में मुइवा ने डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को वार्निंग दी और कहा कि या तो आप हमारी यूनिक हिस्ट्री को, हमारी सॉवरेनिटी को, हमारे नेशनल फ्लैग को और हमारे नागा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज कीजिए, वरना अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए सीधा सीधा हथियार उठा लेंगे आपके अगेंस्ट। इसलिए द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागालैंड डिस्टर्ब्ड एरिया कैसे बना, अलग झंडे और अलग संविधान की मांग क्यों हो रही है, इन सभी हालातों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट लगाया गया है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ना नेपाल से है, ना हम चाइना से, हम इंडिया से है और हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे रहता है। कितना दूर आपका गांव चाइना से? दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए तो शुरुआत में उन्होंने मैदानी इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत किया, लेकिन 1826 में यांडाबू संधि के बाद जब अंग्रेजों ने असम पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, तब उनकी नजर नॉर्थ ईस्ट के अन्य पहाड़ी और संसाधन समृद्ध इलाकों पर पड़ी। 1881 तक ब्रिटिश नागा हिल्स तक पहुंच गए। नागा हिल्स में कदम रखते ही अंग्रेजों की मुलाकात ऐसी नागा जनजातियों से हुई जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट थीं, अपने दम पर रहती थीं और लड़ाई में भी माहिर थीं। ये जनजातियां किसी भी बाहरी हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं थीं। नागा हिल्स नाम ही उन जनजातियों से आया जो सदियों से उस इलाके में बसती चली आ रही थी। आज भी नागालैंड में 100 से ज्यादा ट्राइबल्स कम्युनिटी मौजूद हैं। हर कम्युनिटी अपनी भाषा, रिवाज और पहचान में अलग है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी थीं जो सभी को नागा पहचान में जोड़ती थीं। एक समय ऐसा था जब कई नागा कबीलों में दुश्मन का सिर काटने की परंपरा प्रचलित थी। ये सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि बहादुरी, सम्मान और वीरता का सिंबल माना जाता था। किसी भी नागा योद्धा के लिए दुश्मन का सिर उतारना सबसे बड़ा गर्व का क्षण होता था। यही वजह था कि अंग्रेज इन कम्युनिटी से सिर्फ लड़ते नहीं थे बल्कि उन्हें लेकर गहरे डर में भी रहते थे। नागा कितने ताकतवर थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1839 से 1850 के बीच अंग्रेजों ने उनके खिलाफ लगभग 10 मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादातर मौकों पर नागा कम्युनिटी ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कई अंग्रेज सैनिकों की हत्या भी हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने अहोम किंगडम के शासकों की तरह डायरेक्ट अटैक की नीति को छोड़ दिया और अपनी रणनीति बदल ली। उस समय से ही नागालैंड के लोग खुद को इंडिपेंडेंस मानते थे। नागा और अंग्रेजों के बीच सिलसिला कभी रुका नहीं। आगे चलकर 1918 में नागा क्लब की स्थापना हुई। 1929 में जब साइमन कमीशन भारत आया, वही साइमन कमीशन जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, नागा लोगों ने उससे साफ कहा कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उनका कहना था कि वे जैसे पुराने समय से रहते आए हैं वैसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। फिर आजाद भारत में इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। 1946 में नागा नेता अंगामी जापू फीजो ने नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC नाम का एक संगठन बनाया। इस संगठन का मकसद था लोकल ऑटोनॉमी और नागा लोगों के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। आजादी के वक्त असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी को भारत की तरफ से NNC से बातचीत करने और एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन कराने के लिए भेजा गया, जिसमें भारत में शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन अंगामी जापू फीजो ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर एक नया देश बना और इसी दिन NNC ने भी खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया। हालांकि इसे ऑफिशियली कोई मान्यता नहीं मिली। इसके बाद 22 मार्च 1956 को नागा फेडरल गवर्नमेंट NFG बनाई गई। ये नागाओं की एक अंडरग्राउंड गवर्नमेंट थी। अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि ऊपर से भारत सरकार का शासन था। भारत सरकार को असली समस्या NFG से नहीं बल्कि NFA नागा फेडरल आर्मी से थी, क्योंकि NFA सीधे NFG को रिपोर्ट करती थी। NFA का मकसद था नागालैंड को भारत से अलग करके एक ग्रेटर नागालैंड देश बनाना, वो भी बंदूक के जोर पर। लेकिन बंदूक भारत सरकार के पास भी थी। तब नागालैंड के संगठन और भारतीय सैनिकों के बीच एक खूनी जंग की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक इस राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया में ही रखा गया है। अंततः फिजो भारत से भागकर पहले पाकिस्तान पहुंचे। कुछ समय तक वे कराची में रहे, जहां से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश की। बाद में 1960 में फिजो पाकिस्तान से निकलकर लंदन चले गए और वहीं राजनीतिक निर्वासन में रहने लगे। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, जो तब तक
तक असम का एक जिला था, आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और भारत का 16वां राज्य बन गया। लेकिन सितंबर 1972 में नागालैंड के सीएम पर अटैक किया गया। शक एनएनसी पर गया। इसके बाद सरकार ने एनएनसी पर बैन लगा दिया। इस बैन के बाद नागालैंड में एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हुआ। एनकाउंटर भी हुए। फिर 1975 में भारत सरकार और एनएनसी-जी के बीच शिलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत एनएनसी के विद्रोही गुटों द्वारा हथियार डालने की बात कही गई थी। लेकिन एनएनसी से अलग होकर कुछ लीडर 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी एनएससीएन का गठन किया। आगे चलकर इनके बीच मतभेद हो गए और 1988 में ये संगठन दो हिस्सों में बढ़ गया। एनएससीएन-IM जिसके लीडर थुइंगालेंग मुइवा और इसाक चिसु सू थे और एनएससीएन-के जिसके लीडर एसएस खापलाम थे। दोनों संगठन का एक ही डिमांड ग्रेटर नागालैंड। 30 अप्रैल 1990 को लंदन में ही एजेड फिजो की मृत्यु हो गई। उनकी मौत तक नागा सॉवरेनिटी का मुद्दा पूरी तरह सुलझ नहीं पाया था। 1993 में एनएससीएन-IM ने मणिपुर में 115 कुकी लोगों की हत्या की। इसके बाद भी भारत सरकार ने बातचीत जारी रखी। 2015 में एनएससीएन-के ने हमला कर सीज फायर तोड़ा। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है साहब। लेकिन एनएससीएन-IM के साथ समझौता बना रहा। 3 अगस्त 2015 को नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ और 2017 में एनएनपीजी ने भी भारतीय संविधान को स्वीकार किया। आज की डेट की बात करें तो नागालैंड में इंसर्जेंसी पहले के मुकाबले काफी बदली हुई दिखाई देती है। एनएससीएन-IM फिलहाल भारत सरकार के साथ सीज फायर और राजनीतिक बातचीत की प्रक्रिया में शामिल है। लेकिन मैं आपको पहले ही बताया कि अक्टूबर 2025 को थुइंगालेंग मुइवा 61 साल बाद अपने गाँव गए और अपने स्पीच में मुइवा ने डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को वार्निंग दी और कहा कि या तो आप हमारी यूनिक हिस्ट्री को, हमारी सॉवरेनिटी को, हमारे नेशनल फ्लैग को और हमारे नागा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज कीजिए, वरना हथियार उठा लेंगे आपके अगेंस्ट। उनका कहना है कि असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के उन इलाकों को मिलाकर जहां सिर्फ नागा लोग रहते हैं, एक ग्रेटर नागालैंड देश बनना चाहिए, क्योंकि उनका दावा है कि वे भारत के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। वे शुरू से ही स्वतंत्र थे और आज भी हैं। एनएससीएन-के ने 2015 में सीज फायर तोड़ दिया था और आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी फॉर्मल डायलॉग में शामिल नहीं है। स्पेशल फोर्स ने उसके कैडर्स के साथ हाल ही में जो ऑपरेशंस किए मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक्टिविटीज पहले की तुलना में काफी कम हुई है। हालांकि वर्तमान में किफ फायर, नोकलाक, पेरेंट, दिमापुर और नागालैंड के मॉन जिले को डिस्टर्ब्ड एरिया में है और इंसर्जेंसी एक्टिवली देखी जाती है। इसीलिए इन सभी इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी आफ्स्पा। ये एक्ट 1958 में ही बनाया गया था। आज आफ्स्पा जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर के कई जिलों में भी ये लागू है। इस एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर मिलती है, जैसे अगर किसी इलाके में वायलेंस या थ्रेट्स की आशंका हो तो सेना बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, घर या किसी ठिकाने की तलाशी बिना वारंट ले सकती है, शक के आधार पर फायरिंग भी कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर ऑपरेशन के दौरान किसी निर्दोष की जान जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के बिना सेना पर केस भी नहीं चलाया जा सकता। नॉर्थ ईस्ट के कई एरियाज में इस एक्ट को वापस लेने के लिए भी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। इन सब इंसर्जेंसी की वजह से नागालैंड की इकोनॉमी पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, जिससे वहाँ बेरोजगारी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। 2025 के एक सर्वे के रिकॉर्डिंग नागालैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 16% है। चूंकि नागालैंड में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए वहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं जॉब्स के लिए। वजह नागालैंड की दशकों से चली आ रही इंसर्जेंसी, जिसकी वजह से नागालैंड के कॉमन लोग और यूथ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। समय समय पर समझौते हुए हैं, लेकिन एनएससीएन द्वारा अलग झंडे और अलग संविधान की मांग के कारण आज भी डेडलॉक बना हुआ है, यानी नागालैंड में अब तक स्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई है। आपके नागालैंड के इस इंसर्जेंसी पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।